हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। आई होप आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसको दोबारा से आपको समझा सकें। और हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज जो हम क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो क्वेश्चंस वो है आईआईटी जेई मेंस 2025 के 24 जनवरी वाले एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26 फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये दिया गया कि यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पे पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखना हमारे जितने भी वीडियोस हैं हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर करा है। दैट मीन्स आईआईटी जेई मेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो आप प्लीज इस वाले टॉपिक को जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, जो यंग्स डबल स्लिट का जो एपरेटस है उसको इमर्स किया गया है एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, यानी कि म्यू आपको जो दिया गया है वो है यहाँ पर हमारे पास 1.44। और जो स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है वो उनको है 1.5 mm, यानी कि जो स्मॉल डी है वो आपको गिवन है 1.5 इंटू में 10 की पावर -3 mm, सॉरी -3 मीटर। यहाँ पे हम इसको मीटर लिख देते हैं, mm में गिवन है ये, उसको यहाँ पे हम मीटर लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे मीटर। उसका देखिए जो स्लिट्स है उनको इल्यूमिनेट किया हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट से, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास है 690 नैनोमीटर, यानी कि जो लैम्डा है वो गिवन है 690 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। नैनोमीटर को हमने 10 की पावर 9 मीटर में लिख लिया है। उसके बाद हमें बताने की जो फ्रिंज विड्थ है फ्रिंजेस की वो कितनी होगी हमारे पास इनमें से, अगर फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है मतलब स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.72 मीटर है। यानी कि जो कैपिटल डी है वो आपको कितना दिया गया है 0.72 मीटर दिया गया है। ओके, अब हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल टू लेफ्टा टी बाय टी। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर म्यू है तो यहाँ पे म्यू से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो लैम्डा हो गया आपके पास 690 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई में 0.72, डिवाइड में आ जाएगा आपका 1.44 और मल्टीप्लाई में स्मॉल डी आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ये हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2 हमारे पास। ओके, अब ये कितना हो गया यहाँ पर 69, एक जीरो हमारे पास यहाँ पर है और 10 3 यहाँ पर है, तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा यहाँ पर ये। ओके, और डिवाइड में हमारे पास है 1.5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अराउंड 3 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पावर को अगर हम निगलेक्ट भी कर दें बाद में यूज करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 23 हमारे पास सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इस क्वेश्चन में हमें जितनी भी वेवलेंथ यहाँ पर दी गई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो हमारे पास 4 वेव्स दी गई हैं, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एक्सरेज। तो हमें अच्छे से पता है यहाँ पर कि वेवलेंथ को अगर हम अरेंज करें तो पहले जो वेवलेंथ होती है वो गामा होती है, गामा से बड़ी जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की होती है और उससे बड़ी होती है अल्ट्रावायलेट रेज की। अब क्वेश्चन में गामा रेज नहीं दी गया, इसको हम छोड़ देंगे। एक्सरेज दिया गया मतलब सबसे पहले जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो एक्सरेज यानी कि लैम्डा 4 आएगी। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद आएगी यूवी रेज की वेवलेंथ, दैट मीन्स लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 का है हमारे पास सिर्फ इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे लैम्डा 3 है तो ये ऑप्शन कैंसिल, यहाँ लैम्डा 3 है तो ये ऑप्शन कैंसिल।
तो डेट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी गई हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। तो असर्शन आपको ये दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक फिक्स रीजन में, एक रीजन आपको दिए गए, उसमें मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको ये दी गई है, इसमें से इलेक्ट्रॉन सीधा निकल गया, बी भी कांस्टेंट है, वी भी आपका कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है इस तरीके से, किसी तरह का कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरा रीजन आपको ये दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब हो सकता है एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ को। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है एक तो, और दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन पाथ है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स वहां पे होता तो वेलोसिटी चेंज होती और पाथ भी यहाँ पर चेंज हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो कर रहा था उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, तो कोई चेंज नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है वो जीरो आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू में वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, और ये हो जाता है हमारा जीरो के इक्वल। ओके, अब वी बी साइन थीटा हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा जीरो के इक्वल है। अब हमें पता है थीटा किसके बीच में एंगल है, वी और बी के, और वी और बी हमारे कांस्टेंट है। डेट मीन्स थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो ही हमारा जो है ये जीरो होगा। और इसका मतलब कि अगर V और B के बीच में एंगल जीरो है या 180 है, यानी कि अगर वो सेम पाथ को फॉलो करें, V और B की डायरेक्शन अगर सेम है, तो ही हमारे पास जो है फोर्स जीरो आएगा। और फोर्स जीरो आने का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा, जब V और B का डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रीजन है और जो असर्शन है वो करेक्ट है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है, ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है बिना स्लिप हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और हमें यहाँ पे रेशियो बतानी है लीनियर काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या आएगी, के आर इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब जो आई का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2/5 mr²। उसको हम यहाँ पुट कर देंगे के आर में, तो के आर हमारे पास कितना आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। अब आर वी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 N2 में 2/5 m इंटू में v²। और हमारे पास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप सबको पता ही है कितनी होती है, 1/2 mv²। अब डिवाइड में हम कर देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 2/5 mv²। तो ये 1/2 हो गया, कैंसिल हो गया, और mv² से आपका mv² कर गया।
ये हमारे पास 2 था, तो जो रेशियो आ गई वो हो गई 5/2। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में भी एक आपको असर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। असर्शन यहाँ पर है, इन एन इंसुलेटेड कंटेनर a gas is adiabatically shrunk to half of its initial volume। मतलब जो गैस है वो एडियाबेटिकली है, मतलब वहां पर किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। उसमें अगर हमारा इनिशियल वॉल्यूम आधा हो जाता है, अगर हम गैस को एडियाबेटिकली श्रिंक करते हैं तो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आधा हो जाता है, तो जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एजर्शन को चेक कर लेते हैं। तो एजर्शन के लिए चलो रीजन भी देख लेते हैं पहले क्या दिखे। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल, और एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, आइडियल गैस जो है वो इरिवर्सिबल होती है और एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो। तो सबसे पहले हम एजर्शन चेक करते हैं। तो जब हम बात करते हैं आइडियाबेटिकली की, जिसमें हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, V2 इज इक्वल टू V1/2, मतलब कि क्योंकि वॉल्यूम जो हमारा हाफ हो गया था इनिशियल वॉल्यूम के, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, इधर जो है पुट कर देंगे यहाँ पे। तो T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V1 गामा -1 हो जाएगा एक, और डिवाइड में 2 की पावर गामा -1। तो आपका जो है यहाँ पे T1 है ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और आपको आ जाएगा 2 की पावर गामा -1। T1 इज इक्वल टू T2। अब जो है वो गामा हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहता है। गामा हमेशा क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T2 जो है हमारा बड़ा होगा T1 से, डेट मीन्स टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। अगर हमारा एडियाबेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। उसका सिंपल सा रीजन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ये भी नहीं पता हमको, तो हम बेसिकली यहाँ देख लेते हैं PV इज इक्वल टू टीवी गामा। हमारे पास क्या है, टीवी हमारा -1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T के, ये हमें पता है। तो अगर V हमारा डिक्रीज होगा तो 1T हमारा बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है डायरेक्टली कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना चाहिए था। तो इसलिए हमारे पास जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए इज फॉल्स, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम ट्रिक से इसको यहाँ पे कर सकते हैं, टीवी गामा कांस्टेंट को यूज करके, कि V और T दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में हमें R का वैल्यू दिया गया है। हमें दिया गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी टाइम T इज दिस, एंड हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है टाइम T इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो R हमारे पास क्या है, यहाँ पे R वेक्टर जो है 5T² I कैप -5TJ कैप। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे वी वेक्टर के लिए, dr वेक्टर बाय dt। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 10T I कैप -5J कैप, ये हो जाएगा। अब 2 सेकंड पे हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो V वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20I कैप -5J कैप, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड देगा। तो कितना हो गया, 400 प्लस में
25 का रूट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 25 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा हमारा 16 प्लस 1 और ये अंडर रूट। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या अंडर रूट में 5 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 5 अंडर रूट 17। अब हमारे पास दो ऑप्शन है 5 अंडर रूट 17, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों में से एक हमारा सही होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है और वाई डायरेक्शन में नेगेटिव है, लेकिन जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा वो पार्टिकल जो है हमारा, क्या एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव है। दैट मीन्स हमारे पास अगर ये है तो पार्टिकल हमारा इधर जा रहा है, यानी कि वो किधर जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, मतलब कि जो एंगल बनेगा आपका वो क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तीन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में एंगल बनेगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा विद नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप tan थीटा निकालोगे यहाँ पे तो वो कितना आएगा, y बाई एक्स, और y हमारे पास कितना है -5 है, तो डेट मीन्स हमारे पास थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव की वजह से हम थर्ड ऑप्शन ले लेंगे यहाँ पे। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। इसको यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे बेसिक फिजिक्स अप्लाई करके ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े कभी भी फ्यूचर में। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, दोनों को हमने इंक्लाइंड करा एक प्लेन पर। लेट द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम बाय सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर भी t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, सॉलिड है और एक होलो स्फीयर है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड चीज होती है, आप हल्की चीज ले लो और एक भारी चीज, तो जो हल्की चीज है वो क्या होगी, हमेशा जल्दी नीचे जाती है। जो हल्की चीज होती है वो क्या जाती है, हमेशा जल्दी नीचे जाती है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, हल्की चीज है और एक भारी चीज है। हम ये कह सकते सॉलिड स्फीयर, सॉलिड चीज क्या होगी, वो जल्दी नीचे जाएगी, और एक हल्की चीज है वो धीरे नीचे जाएगी। मान लीजिए आपके पास क्या एक बॉल है, एक बॉल ले ली जो बहुत भारी है, और एक अपने नॉर्मल बॉल ले ली, तो क्या होएगा, जो भारी बॉल है वो जल्दी नीचे जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, जो सॉलिड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क होता है हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं कि जो भारी बॉल है वो जल्दी नीचे जाएगी, और जो हल्की बॉल है वो देर से नीचे जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देख लें, थोड़ी देर के मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर हम देख लेते हैं, जो आई है वो कितना होता है, 2/3 mr², और ये किसके लिए होता है, होलो के लिए होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड के लिए बात करें तो कितना होता है, 2/5 mr² होता है। अब जो एसलरेशन होता है ना, एसलरेशन जो हमारे पास होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो आई है वो डिवाइड में होता है हमारे पास। एसलरेशन में क्या होता है, जो ये आई है एसलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/i के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम आई के। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर यहाँ पे आई का वैल्यू कम है और यहाँ पे आई का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम, अगर हमारा आई का वैल्यू यहाँ ज्यादा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, मतलब आई एच जो है हमारा वो कम होगा, जो ए है, ए एच मतलब कि आई एच हमारा जो है अगर वो ज्यादा है आई एस से, तो ए एच वो हमारा कम होगा ए एस से। तो सेम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ज्यादा है किसका, सॉलिड स्फीयर का, दैट मीन्स उसको नीचे पहुंचने में कम टाइम लगेगा, वो जल्दी पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी एच हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा टी एच से। तो यहाँ पे टी एच मतलब किसका दिया गया, T2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, T1 हमारा किसका है टाइम, सॉलिड स्फीयर का, और होलो स्फीयर का टाइम है हमारे पास T2, यानी कि T2 हमारा बड़ा हो गया T1 से। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है वो 1 करेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा, अगर सॉलिड स्फीयर है, कोई भारी चीज है, तो वो बेसिकली टाइम पर जल्दी पहुंचेगी नीचे विद रिस्पेक्ट टू हल्की चीज के।
तो हम इस वाले मेथड को यूज करके भी ये निकाल सकते हैं कि होलोस्फेयर का जो टाइम है वो सॉलिड स्फीयर के टाइम से ज्यादा होगा, और ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स से भी हमें यही पता चला और बेसिक मेथड से भी हमें यही पता चला यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक फिगर्स दी गई है यहाँ पर, ग्राफ दिए गए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के बीच में। तो हमें बताना है कौन सा ग्राफ हमारा यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर की दो अलग अलग यूनिट्स हैं तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन रहता है। सी और एफ के बीच में कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशनशिप होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी और एफ दोनों कभी भी सेम टाइम पर सेम पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ओरिजिन पर लें तो अगर सी जीरो है तो एफ और जीरो है, सी जीरो है तो दोनों आपस में कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अब बचा हमारे पास सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शन से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हमारा सी जीरो है तो एफ की हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। दोनों ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि एफ हमारा पॉजिटिव होगा अगर हमारा सी जीरो है। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, सी प्लस में के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर सी जीरो है तो एफ की वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हमारा सी जीरो है तो एफ का एक पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा। बट अगर हमारा एफ जीरो है तो क्या होगा, सी का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव। मतलब अगर एफ जीरो है तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जो कि इस वाले ऑप्शन में है हमारे पास। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बिना हमने फॉर्मूला याद नहीं है हम लोगों को, अगर मान लो आप में से किसी को भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, C/5 इजिकल टू F-32 डिवाइड बाई 9। अब मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं है, लर्न नहीं है, रिमेंबर नहीं है, तो आप इस वाले मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया वी नॉट और फ्रिक्वेंसी के बीच में। तो हमें 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है। अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट है ग्राफ लीनियर आएगा। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो स्लोप है वो फाई नोट बाई एच होगा। थर्ड स्टेटमेंट सी है कि एच इज कॉन्स्टेंट, जो एच हमारा कॉन्स्टेंट है वो रिलेटेड है इसके स्लोप से, ग्राफ के स्लोप से। डी ऑप्शन हमारे पास है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको बिना यूज करे हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं कर्व को यूज करके। और ई ऑप्शन है वर्क फंक्शन को हम निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। मतलब अगर हमें एच नहीं पता तो भी हम वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ को यूज करके। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला कहता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में 5। तो वी नॉट हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले, वो कितना हो गया, एच बाई ई इंटू में न्यू माइनस में 5/एच। तो पहली बात तो ग्राफ हमारा लीनियर है क्योंकि वी नॉट और न्यू के पास कोई पावर नहीं है, तो ग्राफ हमारा लीनियर है। डेट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो गए क्योंकि स्टेटमेंट ए जो है हमारी करेक्ट हो गई है। अब हम देखते हैं कि स्लोप जो है वो फाई नोट बाई एच बोला गया है यहाँ पे, बट स्लोप क्या है, एच बाय ई है। डेट मीन स्टेटमेंट बी हमारी गलत है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट बी अगर गलत हो जाते तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैंसिल हो गया और इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बाकी स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ पे चेक नहीं किया, ऑप्शंस को हम कैंसिल करते चले गए और हमने देखा कि हमारे पास फाइनली जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो ये वाला बच गया, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से हम टाइम सेव कर देंगे IIT JEE मेंस के एग्जाम में। इस तरह से एग्जाम को हम टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
40 पे। 40 में आपको एक सर्किट दिया गया है ये वाला, और हमें ये बताना है कि सर्किट का जो आउटपुट है, आउटपुट हम मान लेते हैं इसका जी हो गया, जो ये जी आउटपुट है ये हमारी लो आ रही है, मतलब ये हमारी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये आउटपुट जीरो आएगी, ये हमें बताना है। चार ए बी सी डी चार अलग अलग हमारे पास स्टेटमेंट्स है, अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं एक्स और वाई की। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से हमारे पास कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स को पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, एक्स जीरो वाई जीरो, या फिर हम एक काम करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये क्या हमारा और गेट है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई हो गया, और ये हमारा नॉट गेट है, तो ये कितना हो जाएगा, जी हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई का बार। तो अब हमारे पास क्या है कि जी हमारा जीरो कब आएगा, जब इन दोनों का प्लस हमें वन मिलेगा। ओके, अगर x और y का प्लस वन होगा तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। डेट मीन्स अगर x और y में से अगर कोई भी एक हमारा वन है तो ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई क्या मिलेगा, अगर हमारे पास वन मिलेगा। अगर हमारे पास x और y में से कोई भी एक वैल्यू वन है तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, x प्लस वाई वन। और ये जब वन होगा तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो हमें देखना है कि कौन से वैल्यू के लिए हमारे पास x प्लस वाई वन होगा। तो x जीरो है, y जीरो है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। हम क्या ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास x भी जीरो है y भी जीरो है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए ए के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये जीरो आ गया। तो ए ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अगर ए स्टेटमेंट हमारी यहाँ गलत है तो तीनों ऑप्शन ये कैंसिल हो गए। तो हमें क्या ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी और डी। सिर्फ इसी के लिए हमारे पास जो है आउटपुट लो आएगी। तो यहाँ से भी हमने ऑप्शंस को कैंसिल करके देखा कि कितनी इजीली हमारा सॉल्व हो गया। सभी को चेक करने के बजाय हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिर्फ इस वाले ऑप्शन से ही हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इसको भी हम यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसको वैसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर किसी को फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स। तो जो टेम्परेचर है एयर का हमें दिया हुआ है 16 डिग्री सेल्सियस। तो 4 मिनट बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। मतलब हमारे पास एयर का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉडी का टेम्परेचर है एयर के अंदर, एयर में जब बॉडी को रखते हैं तो 40 डिग्री से 24 डिग्री रहेगा 4 मिनट में। तो अगले 4 मिनट में कितना टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है। चार ऑप्शन ये वाले हमको दिए गए हैं, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हम देखते हैं। तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कूलिंग की तरफ जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, डी टी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी माइनस टी नॉट के। तो इसके प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा। अब यहाँ पर क्या है, टी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है और टी नॉट हमारा एयर का टेम्परेचर है यहाँ पर। तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अगर हमारा टी नॉट और टी दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, टी नॉट और टी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो रेट ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर एयर टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि वो क्या होगा, फिर रेट उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और बॉडी हमारी हॉट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फेल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 के अराउंड है, यहाँ पे 9 के अराउंड, यहाँ पे 18 के अराउंड है और यहाँ पे 14 के अराउंड है। ये हमने नॉर्मल वैल्यूज लिख ली, पॉइंट्स में हमने लिखा। तो हमें देख रहे हैं 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे कौन कौन सी वैल्यूज है, 4,
9 और 14, मतलब ये वाले ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 56/3। तो इस तरह से हमने ट्रिक से देखा, तो आप सब कुछ स्टूडेंट्स याद रख सकते हो इसको कि सराउंडिंग से नीचे टेम्परेचर कभी भी बॉडी का नहीं होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसको हम बिना सॉल्व करे यहाँ पे हमने निकाल लिया इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसको अभी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, एनर्जी ई है, मोमेंटम पी है और मास एम है और स्पीड ऑफ लाइट सी है। तो इनके बीच में एक रिलेशन दिए गए हैं 4। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पी। पी क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू में वेलोसिटी यानी कि स्पीड। तो यहाँ स्पीड क्या है, सी है। एम सी यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो एम सी रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ओके, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम सी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पे पी स्क्वायर है हमारे पास, पी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, पी सी स्क्वायर आ गया हमारे पास एम इंटू में सी क्यूब। और पी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, एम स्क्वायर सी 4। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे पी सी स्क्वायर है, ओके, और यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम सी स्क्वायर है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, अगर हम ई स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, एम स्क्वायर सी 4। अगर हमारे पास पी का वैल्यू 0 है, अगर हम यहाँ पी 0 कर दें हर एक टर्म में, तो हमारे पास कितना आएगा, एम स्क्वायर सी 4 के प्रोपोर्शनल आ जाएगी ई स्क्वायर। तो डेट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर सी 4 है, सी स्क्वायर है। अब हमारे पास ये आ गया ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पी सी स्क्वायर है, पी सी स्क्वायर यानी कि एम सी क्यूब, और यहाँ हो गया एम पी सी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर सी 4। तो देखिए एम स्क्वायर सी 4, एम स्क्वायर सी 4 को होता है, आप ऐड कर सकते हो। और ये वही यूनिट है ई स्क्वायर के लिए जो यहाँ पर है हमारे पास, मतलब पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ई स्क्वायर का यूनिट जो है वो सेम है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि एम सी क्यूब को हम एम स्क्वायर सी 4 में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग होगी। ई की जो डायमेंशन है वो एम स्क्वायर सी 4 के साथ है, एनर्जी वाली, ओके। बट यहाँ एम सी क्यूब की डायमेंशन क्या है, अलग है। तो दो अलग अलग डायमेंशन को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से भी हमारा कैंसिल हो गया। और दूसरा क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी 4 जो कि एनर्जी की ई स्क्वायर से मैच करता है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया दोनों तरीके से। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। आप इसको चाहो तो डायमेंशनली भी सॉल्व कर सकते हो, डायमेंशन निकाल के। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का कि पहले हम एनर्जी को देख ले, एम सी स्क्वायर है तो ई स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा एम स्क्वायर सी 4 हो गया, और ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर दोनों की यूनिट अलग है और यहाँ पे दोनों की जो है डायमेंशन सेम है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी 4 की। तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया है, क्योंकि इसको आप बिना देखे यहाँ पे इजली सॉल्व, बिना सॉल्व करे इजली यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हो यहाँ पे। तो सब दो तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्या है, पार्टिकल हमें क्या देगा, पार्टिकल की ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो है इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो एज ए फंक्शन एक्स है, तो कौन सा ग्राफ इनमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी है यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो डेट मीन्स क्या हुआ, 1/2 mv स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, अगर वेलोसिटी जीरो है, स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया हमारे पास, यानी कि के हमारा जीरो हो गया। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। दूसरा क्या हमारे पास, अब ये वाला ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ, दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रह गए। अब
कैसे पता चलाओगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि अगर ओसिलेशन हो रही है, ओसिलेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो किसको फॉलो करेगा, पैराबोला पाथ को। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो पैराबोला पाथ को फॉलो करे, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ से भी हम चारों में से ये वाला ऑप्शन करेक्ट निकाल सकते हैं, पैराबोला को फॉलो करेगा। किस तरीके से, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि, और दूसरा क्या है, ये हमारे पास साइन स्क्वायर टी है। अब हम देख सकते हैं कि साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है ओसिलेटर का। लेकिन जब हम साइन स्क्वायर की बात करेंगे तो वो इस तरह से आएगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ। तो बेसिकली कौन सा ग्राफ आ गया हमारे पास, ये वाला ग्राफ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बाकी ऑप्शन हमने यहाँ पे छोड़ दिए, क्योंकि ओसिलेशन का मतलब क्या है, पैराबोला पाथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारे सभी सॉल्यूशंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, या फिर कोई और क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा तो उसे भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस का टाइमली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।